जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल होगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब इस सभी प्रत्येक क्वेश्चन को हम आपको डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से उष्मा का अच्छा चालक कौन है। चालक को हम बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर माने होता है चलने वाला। समझ में आया। जैसे ये कोई ये मेटल ले लिए, इसमें हम हीट देते हैं। समझ में आया। जब इसमें हम हीट देते हैं तो ये आसानी से चलने लगे, इसी को हम कहते हैं कंडक्टर। नॉन कंडक्टर रहेगा तो उसमें उष्मा आसानी से नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा में हीट देंगे तो वो बहुत तेजी से जाएगा। इसी जगह आप लोहे का ले लेंगे, इसी जगह आप अगर वुड ले लेंगे, लकड़ी, समझ में आया, लकड़ी ले लेंगे, इसको आप जब यहाँ से हीट देंगे तो ये बहुत धीरे धीरे जाएगा। इसे हम नॉन कंडक्टर के रूप में रखते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है पारा, दूसरा पानी, तीसरा बेंजीन, चौथा ईथर दिया है। ठीक, तो ये पूछा क्या कि इन चारों ऑप्शन में से कहा है। समझ में आया नहीं, पर्टिकुलर नहीं क्या है, चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा चालकता किसमें है, तो जिसे कंडक्टर कहते हैं। तो हमारा ये पारा हुआ, क्योंकि पारा जो जैसे थर्मामीटर बनता है, ठीक, जिससे हम आपको डॉक्टरी थर्मामीटर होता है जिससे आपका बुखार नापा जाता है। तो ये नीचे जब आपको यहाँ पर रखते हैं या तो जीप के नीचे रखते हैं तो हीट होता है। समझ में आया। जब ये हीट होता है तो हीट होने से ये पारा ऊपर की ओर ऐसे चढ़ने लगता है। समझ में आया नहीं। तब क्यों, क्योंकि ये अच्छा चालक होता है। किसका, हीट का। समझ में। तो इसलिए हम इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो पानी तो होगा नहीं। ठीक, पानी भी हीट होता है लेकिन वो ऊपर की ओर नहीं जाता है। समझ में। बेंजीन ये नहीं होगा, ईथर भी नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन पारा सही हो जाएगा। क्योंकि आप थर्मामीटर में एक एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जो थर्मामीटर होता है उसमें हम पारे का यूज करते हैं क्योंकि वह उष्मा का अच्छा चालक होता है। समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शीतलक शीतकाल में माने ठंडी में कपड़े हमें गर्म कर रखते हैं। समझ में। क्यों, तो हम जब ठंडी होता है तो हमें कपड़े गर्म क्यों रखते हैं, जैसे हम ऊनी का कपड़ा पहनते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। उस टेम्परेचर, हमारे शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखने के लिए कि हमारे शरीर से जो उष्मा है वो बाहर क्यों न जाए, इसलिए हम कपड़े को पहनते हैं, ऊनी का कपड़ा पहनते हैं। समझ में, न कि हम बाहर की ठंडे नीचे अंदर की ओर आने के लिए पहनते हैं। समझ में कि नहीं। तो देखिए, हमेशा जब भी टेम्परेचर जाता है तो हमेशा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है। जब ठंडी के समय रहता है तो उसमें लो टेम्परेचर रहता है, हमारे शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आया कि नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो बाहर का तापमान होता है वो मान लीजिए कि वो 20 डिग्री होता है या 10 डिग्री 15 डिग्री होता है। तो टेम्परेचर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है। तो हमारे शरीर का तापमान हाई टेम्परेचर है और ठंडी में बाहर की ओर जाएगा, तो उस अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम पहनते हैं। लेकिन आप जनरली ऐसे जानते हैं कि बाहर ठंड लगती है वो हमारे शरीर में आता है, ये नहीं होता है। कंसेप्ट ये होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया है, उष्मा प्रदान करता है, ये गलत ऑप्शन है। उष्मा का विकिरण नहीं करते, विकिरण माने रेडिएशन। ठीक, ये भी ऑप्शन गलत है। तो वायु को शरीर के संपर्क में नहीं करते हैं। ठीक, ये भी ऑप्शन कोई ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। वायु के संपर्क में तो ऑटोमेटिक रहता है। ठीक, तो शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। ठीक, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, तो आप देखिए एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो एक दो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाता है। ठीक, जैसे आप इसमें देखेंगे उष्मा प्रदान करता है तो ये किसी एंगल से लग ही नहीं रहा है, तो इसको आप क्रॉस कर देंगे। समझ में आया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई ना कोई रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओएसआई, दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजक निम्न में से कौन सा सबसे उचित होगा। समझ में। पहला दिया है ऊपर काला नीचे सफेद, ऊपर सफेद नीचे काला, ऊपर व नीचे दोनों काला और ऊपर व नीचे दोनों सफेद दिया है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर हम आपको लाइट चैप्टर में पढ़ाएंगे। समझ में आएगा लाइट चैप्टर में कि कोई जी अगर व्हाइट है, समझ में आएगा नहीं, अगर व्हाइट है, इस पर जब रेडिएशन पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो ये जब ये सफेद है, व्हाइट है, ये प्रकाश को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ में नहीं। अगर इसी के जगह पर हम कोई ब्लैक चीज ले लें, ठीक, ब्लैक ले ले, ब्लैक कपड़ा हुआ, जानवर भी ब्लैक हो जाते, जैसे भैंस हुआ वो भी ब्लैक हुआ,
कपड़ा हुआ ब्लैक, ब्लैक आप कोई चीज ले लेंगे, अगर ये उष्मा इस पर पड़ता है रेडिएशन, तो ये अवशोषित कर लेता है, ये बहुत कम ही मात्रा में परावर्तित करता है, नाम मात्रा में, समझ में आया नहीं। ये लगभग 90% कर देता है, तो ये आपका 30-40% करता है। तो इसके कारण से हमें ये उष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिस कारण से हमें गर्मी लगता है, क्योंकि ब्लैक है। तो जितने ब्लैक चीज रहेगा वो उष्मा को अवशोषित कर लेता है और देता कम है, बाहर भेजता कम है। और सफेद चीजें जितना रहेगा और जिसमें मतलब चिकना चीजें रहेगा और सफेद रहेगा, वो उतना ही उष्मा को परावर्तित कर देगा, जिससे हीट जो उष्मा आएगा वो वापस कर देगा, तो हमें उष्मा हमें गर्मी कम महसूस होगा। तो अब देखिए क्या हुआ कि अगर कोई चीज है यहाँ पर छाता, जैसे ठीक छाता है, तो छाता में क्या है, अगर ऊपर हम सफेद कर दें, जिसे व्हाइट कहते हैं, ठीक व्हाइट कर दें, तो जो भी प्रकाश इस पर आए पड़ेगा, समझ में, जो भी प्रकाश पड़ेगा सभी प्रकाश को क्या वापस भेज देगा। अगर नीचे की ओर ब्लैक हम कर दें, नीचे की ओर ब्लैक कर दें, ठीक, तो नीचे की ओर हीट जो है बहुत कम आएगा। तो हमें क्या, जब अंदर आप बैठे रहेंगे ठीक यहाँ पर, तो आपको गर्मी कम लगेगी, समझ में आया कि नहीं। अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं, तो ऊपर हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक, ये ऊपर ब्लैक और नीचे व्हाइट कर देते हैं, समझ में आता है, ये व्हाइट कर देते हैं, ठीक, सपोज करिए व्हाइट है लेकिन रेड कलर, ये व्हाइट है, व्हाइट कलर कर देते हैं, समझ में आया कि नहीं, ठीक। ये छाता है, तो ये जब यहाँ से उष्मा इस पर पड़ेगा, ये सभी उष्मा को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, लगभग आपका 10-5% केवल उष्मा को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी उष्मा को भेज देगा नीचे की ओर। तो आप नीचे खड़े रहेंगे तो आपको हीट महसूस होगा, तो गर्मी महसूस होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, जो ऊपर वाला सफेद होगा और नीचे ब्लैक ब्लैक होगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऊपर काला नीचे सफेद, ये ऑप्शन गलत है। ऊपर सफेद नीचे काला, ठीक, यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो ऊपर और नीचे दोनों काला नहीं हो सकता है, ठीक। अब देखिए छाता बनने तो जाए, जो चीज आप बना सकते हैं, समझ में आया, लेकिन जो रियल में होता है उसको आपको देखना है, जो इस चारों ऑप्शन में। तो ऑप्शन में सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपका यही है कि ऊपर सफेद तथा नीचे काला होना चाहिए, और ऊपर और नीचे दोनों सफेद होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये आपका सबसे अच्छा सुटेबल होगा, समझ में आया नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र, श्वेत माने व्हाइट कहते हैं, शीतल क्यों होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक व्हाइट जो कपड़ा आप पहनते हैं ये आपका कोल्ड होता है, मतलब शीतल में ठंडा लगता है, और जो दूसरा ब्लैक पहनते हैं वो आपको हीट माने महसूस होता है। क्यों, क्योंकि ये उष्मा को परावर्तित कर देता है, माने रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस कारण से हमें ठंड महसूस होता है। किसके कंपैरिजन से, ब्लैक के कंपैरिजन से, क्योंकि ये सभी उष्मा को अवशोषित कर लेता है, यहाँ से उष्मा जाएगा और भेजेगा बहुत कम, भेजता नाम मात्र है। इसलिए ये जो ब्लैक होता है ये जो उष्मा को अवशोषित कर लेता है, जो प्रकार जो हीट को वापस नहीं भेज पाता, समझ में आया कि नहीं। तो यही कहा काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है, समझ में आया कि नहीं। तो हमारा जो व्हाइट होता है ये उष्मा को, वो व्हाइट जो होता है ये हीट को परावर्तित कर देता है। इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, लगभग सभी के सभी 2-4% छोड़कर सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब रिफ्लेक्ट कोई चीज होता है तो अपने साथ हीट भी लेकर चला जाता है, जिस कारण हमें ठंडा लगता है। जैसे आप पसीने से किसी आप धूप से आइए, पसीना, अब आप पेड़ के नीचे या पंखे के नीचे बैठ जाइए, ठीक, तो पसीना आपका उड़ता है, जब पसीना उड़ता है तो आपके शरीर में जो हीट रहता है उसको भी लेकर उड़ जाता है, वही एनर्जी का काम करता है, जिससे आपका शरीर ठंडा महसूस होने लगता है, समझ में। तो इसमें क्या होगा कि अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ये होगा नहीं, ठीक, क्योंकि सफेद है तो उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देता है, जिसे रिफ्लेक्ट कहा जाता है, ठीक। यही ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो गया, समझना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अच्छे उत्सर्जन, जिसे हम इमीटर कहते हैं, समझ में है क्या, इमीटर या इमिशन कहते हैं, इमिशन। अच्छे अवशोषक को एब्जॉर्बर कहते हैं, ठीक, अवशोषक को एब्जॉर्बर कहते हैं, इमीटर या इमिशन कर सकते हैं, उत्सर्जक होता है। अब इसमें देखिए क्या कौन सा नियम है, किरचॉफ का नियम है, स्टेफेंस का नियम है, न्यूटन का शीतलक नियम है, उष्मागति का नियम। अब एक चीज यहाँ पर समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका 4-5 क्वेश्चन बनता है। आप एक क्वेश्चन को देखिए, 5 के 5 क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। देखिए पहले किरचॉफ का नियम ये कहता है
कि जो वस्तु जितना अवशोषण करेगा, माने अच्छा उत्सर्जक होगा उतना ही अच्छा अवशोषण भी करेगा। समझ में आएगा? सीधा सीधा आप समझिए कि जो वस्तु जितना अच्छा प्रकाश को अपने पास लेगा वो उतना ही अच्छा प्रकाश को देता भी है। समझ में? उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं, इमिशन। तो जैसे यहाँ पर उत्सर्जन, यहाँ पर ये कोई बॉडी है, समझ में आया? ये बॉडी ये जितना अच्छा ये इमिट करेगा, जो वस्तु जैसे ब्लैक हुआ, ब्लैक चीज जितना अच्छा अवशोषित करेगा, ठीक, वो उतना ही अच्छा वो निकालता भी है। समझे? कम अवशोषित करेगा कम निकालेगा। जैसे आपके पास पैसा अगर कम है तो कम खर्चा करेंगे, अधिक है तो अधिक खर्चा करेंगे। आप मार्केट में जाएंगे मेला वगैरह देखने के लिए, आपके पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया के हिसाब से आप खर्चा करते हैं। अगर आपको 10,000 दे दिया जाए उस हिसाब से आप खर्चा करते हैं। ठीक, समझ में? तो यही आपका क्या होता है, किरचॉफ का नियम। जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होगा, निकालेगा पैसा भी। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो आप ये समझ लीजिए ये किरचॉफ का नियम कहता है। तो यही है सबसे अच्छे उत्सर्जक और अच्छे अवशोषक होते हैं। समझ में आया? तो कौन सा, किरचॉफ का नियम। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब ये चारों ऑप्शन देखिए, जो स्टेफेंस का नियम होता है, स्टेफेंस का नियम देखिए, जो स्टेफेंस का नियम होता है ये एनर्जी होता है। एनर्जी को ई से दिखाते हैं, और ये एनर्जी होता है आपका E/T। मतलब कि 1 सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा को, 1 सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा जितना होता है इसी को हम एनर्जी, इमिटिंग एनर्जी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? इमिटिंग, उत्सर्जित ऊर्जा, इमिटिंग एनर्जी कहा जाता है 1 सेकेंड में। तो हम इसे ई ही लिखते हैं। समझ, इज प्रोपोर्शनल जो टू T⁴ होता है, ये केल्विन टेम्परेचर होता है। समझ में आया? इसके समानुपाती होता है, एरिया के समानुपाती होता है। ठीक, और उसके बाद ई के समानुपाती होता है। ई आपका क्या है, इमिटिंग पावर है। ठीक, इमिटिंग पावर है, ई है। एक चीज ध्यान देखिए, यहाँ पे स्मॉल ई क्या है, इमिटिंग पावर है। ठीक, ये कैपिटल ई क्या है, इमिटिंग एनर्जी है। समझ में आएगा नहीं? इन दोनों के अंतर समझ जाइए। अब इसका जो देखिए ई इज, जब आप प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ρT⁴ AE हो जाता है। अब ये एकांक एरिया, तो A = 1 रख देंगे, E = 1। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू ρT⁴। यही आपका स्टेफेंस नियम होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो ये कभी कभी यही ऑप्शन में आपको देता है। अब देखिए यहाँ पर जो रो का मान होता है, ठीक, जो रो का मान होता है 5.67 इंटू 10⁻8 वाट होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4 होता है। समझ में आए? आप इसका जब यूनिट निकालेंगे यहाँ से ट्रांसफर करके तो यहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका यूनिट निकल जाएगा। किसका? ये स्टीफेंस कांस्टेंट का हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया। ठीक, अब देखिए न्यूटन का शीतलक नियम क्या होता है। न्यूटन का शीतलक नियम होता है कि देखिए यहां से जो वस्तु, देखिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मान उष्मा, ये Q0, ये आपका क्या है, रूम टेम्परेचर है। समझ में? Q आपका Q0 = रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है। अब देखिए जो ये है ये आपका एवरेज होता है, एनर्जी। समझ में? कि ये एनर्जी होता है, जैसे आप Q-Q1 - Q2 होता है। समझ में आएगा? पर सेकेंड जितना आपका हीट, जैसे ठंडा होने की दर, समझ में आएगा? ठंडा होने की दर जो होता है वो आपका ई होता है, एनर्जी होता है। तो ठंडा होने की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जो ये होता है ये जो औसत औसत होता है, दोनों टेम्परेचर का औसत हो जाता है। औसत Q1 + Q2/2 हो जाता है। समझ में आया नहीं? और माइनस ये रूम टेम्परेचर, इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी को आप यही बराबर इसके है तो आप इसको लिख सकते हैं Q1 - Q2/T, ठीक, इक्वल टू K, Q1 + Q2/2 माइनस, ठीक, यहाँ माइनस होगा, माइनस Q0। ठीक, इसको बोलिए आपका रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, ये आपका कांस्टेंट है। समझ में? इसी से वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये आपको याद भी होना चाहिए। ये आपका क्या है, न्यूटन का शीतलक नियम है। और उष्मा गति का नियम आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखिए किसी वस्तु के ठंडा होने की दर, ठीक, किसी वस्तु के ठंडा होने की दर वही ना है, Q1 + Q2, ठंडा होने की दर, ठीक, माइनस होगा ना, तो Q1 - Q2
दर, यही ना पिछले वीडियो में बताया, यही ना, देखिए क्वेश्चन बताया यही ना, ठंडा होने की दर, दर बोला है, तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यही इक्वल टू के लिखते हैं, तापांतर जो होता है क्यू औसत हो जाता है Q2/2 हो जाता है, माइनस ये रूम टेम्परेचर हो जाता है, ठीक, रूम टेम्परेचर, ठीक, ये रूम टेम्परेचर हो जाता है। अब ये तो समझ गए तीनों ऑप्शन। अब देखिए इसका ऑप्शन कौन सा, किसी वस्तु के ठंडा होने की दर क्या, किरचॉफ का लॉ, स्टेफेन सा, न्यूटन के शीतलक नियम, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपको बताए नहीं थे। अब देखिए इसमें तीन नियम होता है, जो फर्स्ट नियम होता है वो क्यू, ये टोटल उष्मा होता है, समझ में आया कि नहीं, ये टोटल हीट होता है, एनर्जी होता है, समझ में आया कि नहीं, एनर्जी कैलोरी में भी लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो ये होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यही फार्मूला आप याद कर लीजिए। ये क्या टोटल होता है, ये क्या होता है आपका वस्तु द्वारा, ठीक, वस्तु द्वारा किया गया कार्य, ये आपका कार्य, समझ में आया कि नहीं, कार्य करने, जैसे आप रोटी बनाते हैं, जैसे तावे पर रोटी बनाते हैं, आप 100 कैलोरी उष्मा दिए, समझ में आया कि नहीं, तो आपका जो फर्स्ट रोटी बनता है, जैसे तावा है, वो आपका 30 कैलोरी उष्मा ले लिया, ठीक, अब वर्क कितना करेगा आपका, इसमें से घट जाएगा 70 करेगा, 70 कैलोरी उष्मा कार्य करने में लगाएगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 70 कैलोरी उसमें कार्य करने में, अगर ये फर्स्ट रोटी बनाएंगे, अगर सेकेंड रोटी बनाएंगे, अगर यहाँ 100 कैलोरी देंगे उसमें, तो ये तो पहले से 30 कैलोरी जो तावा है ये तो ले चुका है ना, तो अभी दोबारा नहीं लेगा, तो डायरेक्ट आपका यहाँ से 100 कैलोरी पहुंचेगा, तो यहाँ पर जो रोटी होगा वो जल्दी होगा, समझ में आए, ये जल्दी होगा, और जो पहला रोटी हुआ ये देरी से होगा, समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि पहले में आपका जो तावा है वो भी कैलोरी को ग्रहण करेगा, जैसे बुलेट हुआ, बुलेट में देखें जितना गर्म होता है उतना ही तेज चलता है, समझा, वो शुरू शुरू में अपना एनर्जी लेता है, तो वही जैसे यहाँ पर अपना एनर्जी लेता है, ठीक, जैसे 500 कैलोरी लिया, उसमें तो करीब 500 कैलोरी लेता है उसमें, तो करीब 200 कैलोरी अपने ले लेता है, समझ में आया, और बचा कितना 300 कैलोरी में, इसलिए वो जब जैसे जैसे हीट होता है वो स्पीड बढ़ता जाता है, समझ में आया नहीं, वो स्पीड बढ़ाने में कार्य करता है, ये उष्मा के तीन फर्स्ट नियम है। अब जो सेकेंड नियम होता है कि उष्मा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है, समझ में आया नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए ये 50 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो उष्मा हमेशा इधर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगा, समझ आएगा, फर्स्ट सेकेंड नियम है। और थर्ड नियम क्या होता है, ये उष्मा कब तक प्रभावित होगी, जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए, ठीक, अब दोनों का ताप समान कितना होगा, 40 जोड़ देंगे मतलब 45 इसका और इसका, जब दोनों का 45 और 45 डिग्री, ठीक, तब तक प्रभावित होगा जब तक दोनों का ताप समान न हो जाए, समझ में नहीं, समान हो जाए तब तक वो, इसी ये थर्ड नियम बोला जाता है, न्यूटन का थर्ड नियम, अरे न्यूटन नहीं, ये उष्मा गति का थर्ड नियम होता है। जैसे यहाँ पर है ये 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और ये 40 डिग्री सेल्सियस था, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, अब ये जब दोनों 45 डिग्री सेल्सियस, ये भी 45 डिग्री सेल्सियस होगा, कब तक, जब तक कि उष्मा जाएगा तब तक दोनों का ताप समान हो जाए, इसे उष्मा का थर्ड कर, इसे जीरो थर्मोडायनामिक्स भी कहा जाता है, समझना, तो इसमें कौन सा सही होगा, स्टेफेन, ये न्यूटन का शीतलक नियम हो गया, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है, सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा क्या होता है, जैसे देखिए जल का जो विशिष्ट उष्मा होता है वो होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, समझ में, तो ये इसके जल की विशिष्ट उष्मा होता है, जिसकी विशिष्ट उष्मा जितना ज्यादा रहेगा वो वस्तु उतना ही जल्दी गर्म और उतना ही जल्दी ठंडा होता है, जैसे बालू होता है उसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, तभी उसमें दाना भुजने के काम में किया जाता है, वो बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक, तो उसी को बोला है कि इसमें से कौन सा है सर्वोच्च विशिष्ट, मतलब मैक्सिमम, समझना, अधिकतम है, तो इसमें जल का विशिष्ट उष्मा जो होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, या तो इसे आप लिख सकते हैं 4.2 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, समझ में आया नहीं, ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक, इसको आप लिख सकते हैं। आप देखिए तो इसमें अब बाकी जो होता है इन सबका तीनों का 1 से कम होता है, समझ में, 1 से कम होता है, तो इसमें आपका मैक्सिमम ये सही हो जाएगा जल, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें दिया है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में
परिवर्तन होने को कहते हैं। ये कहा सीधे है कोई ठोस अवस्था है, जिसे कोई ठोस चीज है, इसको बना बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले सीधे वह वाष्प में बदल जाए, ठीक, सीधे वो वाष्प में बदल जाए, जिसे इवेपोरेशन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें ये आपका सॉलिड है, ठीक, सॉलिड है, ये ठोस है, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक, ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आसवन होता है वो फिर दोबारा आ जाए उसी फॉर्म में, उसको हम आसवन कहते हैं। जैसे यहाँ से हीट दिए, ये क्या है, वाटर है, इसको हम हीट दिए, ये गया यहाँ से बना के फिर वाष्प हुआ, वाष्प होकर ये वाष्प के रूप में बन गया, ठीक, वाष्प के रूप में, ठीक, फिर उसके बाद ये क्या, फिर वाटर के रूप में बन गया, वाटर के रूप बने, इसे हम कहने आसवन विधि कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक, और अगर ये कहा गया सॉलिड है, सीधे हम वाष्प में परिवर्तित कर दे रहे हैं, ठीक, वाष्प में परिवर्तित कर दे, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक, सब्लिमेंट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊर्ध्वपातन विधि सब्लिमेशन पदार्थ कौन कौन से हैं? तो जैसे कपूर हुआ, कपूर क्या होता है, वो सॉलिड होता है, समझ में, पूजा वगैरह में किया जाता है, जब इसको उष्मा पाता है ये सीधे आपका वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? वाष्प में, क्वेश्चन वही है, नेफ्थलीन भी वही है, ठीक, नेफ्थलीन को भी क्या सीधे वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड भी वही है, ठीक, NH4Cl बोलते हैं, और सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में? ये ऑप्शन आपका सही, इसमें से तीनों ऑप्शन सही है। समझ में? ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर, कोई ठोस पदार्थ, जैसे ये ठोस पदार्थ है, इसे सॉलिड कहते हैं, ठोस पदार्थ है, उष्मा पाक, इसे हम हीट देते हैं, समझ में? इसमें हम हीट देते हैं तो वह उष्मा पाकर द्रव में परिणय माने परिवर्तित हो जाता है, ठीक, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। तो हम उसे क्या कहेंगे? जैसे ये मान लीजिए आइस है, ये पिघल कितना होगा, लिक्विड फॉर्म में, समझा? तो ये क्या गलनांक हुआ, तो इसमें गलनांक कौन ऑप्शन, गलनांक हुआ, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक। क्वथनांक तो होगा नहीं, क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये वाष्प बनने का काम आता है, वाष्पन होगा, जिससे सीधे ये आपका ऊर्ध्वपातन विधि हो जाएगा, ठीक। तो गलनांक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, ठीक। अब देखिए कोई द्रव, जैसे यहाँ पर लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसके पहले वाले में क्या था, यहाँ पर सॉलिड था, लिक्विड है, अब ये सीधे क्या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प परिवर्तित हो उड़ने लगेगा, ठीक। तो इसको हम कहते हैं क्या, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जैसे ताप पाता है, ये वाष्प बनकर उड़ने लगता है, ठीक, ये वाष्प बनकर उड़ने लगता है, समझ में? नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक। क्या द्रव उष्मा पाकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे क्वथनांक, गलनांक नहीं कहेंगे, ठीक, वाष्पन भी नहीं कहेंगे, समझ में? नहीं, तो इसे हम कहेंगे क्वथनांक। ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, ठीक, पहले गांव में बेचने वाला आइसक्रीम आता था, वो ऑरेंज वाला देता था 1 रुपए 2 रुपए का, इसमें आप जब टेस्ट करेंगे तो इसमें कुछ नमक की मात्रा होती है, समझ में? कि नमक की मात्रा होती है, इसमें अलग से इस आइसक्रीम में अशुद्धि मिलाया जाता है। आइसक्रीम में अगर पानी को छोड़कर जो भी चीज आप मिलाएंगे वो सब अशुद्धि के रूप में आएगा, समझाएंगे? उसमें आप चीनी मिलाएंगे, या तो चीनी, या तो नमक मिलाएंगे, या तो कोई बुरादा मिला देंगे किसी चीज का, समझाएं, वो सब अशुद्धि के रूप में होगा, ठीक। अब उसमें आप यदि उसमें आप क्रीम वगैरह भी मिलाते हैं, या तो आप ड्राई फ्रूट्स मिला देते हैं, वो सब क्या बाहरी आप मिलाते हैं, जो भी बाहरी चीज मिलाएंगे वो आपका अशुद्धि होगा, समझा? तो हम इसमें नमक क्यों मिलाते हैं? नमक इसलिए मिलाते हैं कि ये इसको गलन को कम करता है। अगर नमक नहीं मिलाएंगे तो वो जल्दी गल जाएगा, समझा? उस गलने को बचाने के लिए उसमें हम नमक की मात्रा बढ़ाते हैं, जिस कारण से आइसक्रीम जल्दी नहीं गलता है, समझा? तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी आइसक्रीम है, किसी भी है, तो उसमें अशुद्धि पदार्थ मिलाने पर उसके गलनांक क्या हो जाएगा, उसके गलनांक कम हो जाएगा, ठीक। तो क्या है कि कोई भी अन्य पदार्थ में अशुद्धि मिला देने पर उसका बढ़ जाएगा गलनांक या घट जाएगा, ठीक। ये गलनांक पूछा है, तो आपका गलनांक कम हो जाएगा, इसीलिए आइसक्रीम में आपका नमक की मात्रा रहता है, ठीक।
तो बढ़ जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। अपरिवर्तित रहेगा, ये भी गलत है। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये भी गलत है। समझा? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।